नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में जो है हाई कोलेस्ट्रॉल को लेकर। हाई कोलेस्ट्रॉल जो कि एक साइलेंट किलर और आज के युवाओं में ये बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनंत कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट जो है डिसलिपिडीमिया के बारे में। आज हम जानेंगे कि डिसलिपिडीमिया क्या होता है और इसके क्या लक्षण, और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक बेहद ही फास्ट शख्सियत, डॉक्टर पंकज मनोरिया सर। आज हम उनसे करेंगे। नमस्कार। सर, ये हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे खुद पंकज सर से, ये पंकज सर कौन? मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ और मैं भोपाल में लगभग 20 साल से हार्ट के पेशेंट्स देख रहा हूँ और एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। और मेरा खुद का हॉस्पिटल है मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल, चूनाभट्टी में। तो वहाँ मैं सभी हार्ट के पेशेंट्स और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज वो मैं देखता हूँ। सर, पहला सवाल मेरा ये होगा कि युवाओं को कोलेस्ट्रॉल के लिए सतर्क रहना क्यों ज़रूरी है? अगर अपन देखें पिछले आप 3-4 साल में देखें तो युवाओं में हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। आपने आए दिन अपन देखते रहते हैं कि टीवी में दिखाता रहता है कि कोई शादी के दौरान स्टेज पे मोटरसाइकिल चलाते हुए जवान, क्रिकेट के फील्ड में यंग जो होते हैं फिज़िकली फिट आदमी भी, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो जब हम अपन कारणों में जाते हैं कि क्यों युवा वर्ग हमारा हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहा है, जब हम कारण देखते हैं तो 4-5 कारण होते हैं हार्ट अटैक के। एक होता है कि डायबिटीज़, एक हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, स्ट्रेस, और 5वां होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। तो जब 5 मेजर जो कारण है हार्ट अटैक में, उसमें से वन ऑफ द मेन कारण होता है हाई कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होना। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को जानना बहुत आवश्यक है अगर अपन चाहते हैं कि हमें युवावस्था में या हमारे युवा वर्ग को हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। सर, एक और अहम सवाल कि ये पिछले कुछ टाइम से ही हमें देखने को मिल रहा है। मतलब आज से अगर हम 30-40 साल पीछे जाएं तो ये जो समस्या थी बहुत कम देखने को मिली, रेयर देखने को मिली, बट अभी क्यों इतना ज़्यादा ये बिल्कुल सही बात बोली आपने कि जो हार्ट अटैक जो पहले 5 और 6 दशक में आता था, मतलब 60 साल में, 70 साल में, तो वो 10 साल पहले आने लगा है आज। तो उसका अगर अपन कारण जाए तो मेन कारण जो हमारी जीवन शैली में जो परिवर्तन हुआ है, जो फास्ट फूड कल्चर आ गया, फास्ट लाइफ हो गई है, सब दौड़ भाग वाली ज़िंदगी हो गई है, सब शॉर्टकट वाली ज़िंदगी हो गई है, तो उसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स बहुत बढ़ गए हैं। डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ गया है, हाइपरटेंशन बढ़ गया है। तो ये जब रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, जब रिस्क किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो बीमारी भी ज़्यादा होती है। तो यही हमें ये समझना ज़रूरी है कि रिस्क फैक्टर्स बहुत बढ़ गए हैं पिछले कुछ दशकों में। सर, कैसे हम जो बेसिक खान पान होता है हमारे घरे, उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं इस समस्या के से कुछ राहत पाने? देखिए, इसमें अगर अपन देखें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, चाहे आप डायबिटीज़ के मरीज़ हों या हार्ट अटैक के मरीज़ हों, तो डाइट का अगर अपन सही रखें और डाइट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, इसमें मैं यह भी बोलता हूँ कि डाइट में हमेशा याद रखें कि अपन को हाई ग्लाइसेमिक फूड अवॉइड करना है। हाई ग्लाइसेमिक फूड मतलब जैसे ही अपन ने खाया, आपकी शुगर स्पाइक होती है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है हाई ग्लाइसेमिक फूड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं उसको। जो चीज़ फटाफट एब्जॉर्ब हो जाती है वो शुगर को पीक करती है। जो स्पाइक्स आते हैं शुगर के, अप डाउन होता है, वो फूड अवॉइड करना है। दूसरा हमें अवॉइड करना है ट्रांस फैट्स। अब ये भी जानना आवश्यक है कि जो फैट्स होते हैं, 3 तरह के फैट्स होते हैं बॉडी में। एक होता है सैचुरेटेड फैट्स, एक होता है मोनोसैचुरेटेड फैट्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, और तीसरा जो सबसे वर्स्ट फैट होता है ट्रांस फैट्स। तो ट्रांस फैट्स सबसे डेंजरस फैट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ट्रांस फैट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स फैट्स के। तो वो मॉलिक्यूल्स ब्लड के माध्यम से हमारे जो हार्ट की धमनियाँ हैं उसमें जाके जम जाते हैं, और जब वो धमनियों में जमना चालू करते हैं तो वो ब्लॉकेज पैदा करते हैं। तो ट्रांस फैट्स हमें अवॉइड करना है। और ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि आप फास्ट फूड खाते हो उसमें ट्रांस फैट होते हैं। जो भी प्रोडक्ट जो ऑयल को रीहीटिंग से बनता है प्रोडक्ट्स, मतलब अपन ने ऑयल को लिया, उसको फिर रीहीट किया, फिर प्रोडक्ट किया, जैसे कि आपने देखो कि समोसे, छोले भटूरे, इस तरह से पूड़ियाँ। तो अगर एक ही ऑयल को जब बार बार ऑयल को अपन हीट करते हैं तो उसके जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें निकल जाते हैं और उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, तो ऑक्सीजन रेडिकल्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं उसमें, तो पूरे विटामिन्स मिनरल्स तो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बचा कुचा रहता है वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट होता है, वो बहुत हार्मफुल होता है। सर, जैसे आपने शुगर स्पाइक की बात की, तो कई लोग इस तरह से फ्रूट्स भी
खाने से डरने लगते हैं नहीं। इससे, तो ये शुगर नहीं, अब देखिए इसमें समझना पड़ेगा, फ्रूट्स जो होते हैं ना, जूस अवॉइड करना है। जूस को हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक, क्योंकि जूस आपने पिया, विदिन सेकंड्स आपने पी लिया पूरा, और बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, स्पाइक आई। जब अपन फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें फाइबर की कंटेंट बहुत होती है फ्रूट में। जैसे आपने फ्रूट, कोई भी फ्रूट खाया तो फाइबर साथ में मिक्स होता है। जब फाइबर मिक्स होता है तो बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है उसको। जो चीज़ बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगी तो फिर धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन आएंगे। तो इसलिए जूसेस में हमेशा अवॉइड करने का बोलते हैं। फ्रूट्स आप सब खा सकते हैं, इवन आपको डायबिटीज हो तो भी अगर आप फ्रूट लेते हैं तो कोई फ्रूट का फाइबर बहुत हेल्प करता है फ्रूट में। सर इसके लक्षण क्या होते हैं अगली स्टेज में, कि हमें पता चल सके कि हम कोलेस्ट्रॉल के लिपिडीमिया के शिकार हो गए? देखिए अनफॉर्चुनेट ये होता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल या डिसलिपिडीमिया बोलें, वो एक साइलेंट किलर है, शांत हत्यारा है जिसको बोलते हैं। उसके प्रारंभिक तौर पे कोई लक्षण नहीं होते उसको पता लगाने का आगे हमें हाई कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, उसका एक ही तरीका है कि हमें अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना है। क्योंकि टेस्ट कराने पे ही हमें पता लगे, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर है, हमें समझना पड़ेगा। ये रिस्क फैक्टर है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर भी रिस्क फैक्टर होता है। उसके इटसेल्फ कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर्स को अपन कंट्रोल नहीं करते तो उससे जो ब्लॉकेज आते हैं, सिम्टम ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। तो ब्लॉकेज का कारण हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो इसको रिस्क फैक्टर्स को हमें जानने के लिए जांच करना पड़ता है, बस ये पता लगता है। सर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सब कुछ जब ठीक चल रहा होता है हाँ लोग अवॉइड कर देता है, अरे चलो जाना तो क्या दिक्कत। हाँ बट जैसे ही कुछ होता है तभी वो भागते हैं। जांच कराना, तो किस पर्टिकुलर एज में सभी को, जितने भी लोग हैं, किस एज में जांच कराना? कोलेस्ट्रॉल तो जब एक हमारी बॉडी है इंडियन की, लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, LAI बोलते हैं उसको, तो उन्होंने इस पे शोध किया और उनका सजेशन होता है कि जो भी आदमी 18 साल के ऊपर हो जाए, 18 साल के ऊपर हो जाए तो आपको एक बेसिक अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए। तो एज की बात करें, हर एक 18 ईयर्स के अबव यू शुड हैव गेट योर लिपिड प्रोफाइल डन बोलूँगा। और सर जैसे ये जब बढ़ती एज में देखने को मिलता है और उसके बाद जब काफ़ी चीज़ें निकल चुकी होती हैं हाथ से, तब हमारे हाँ। किस चीज़ का देखिए, ख्याल रहता है? हाँ, अब अपन समझना पड़ेगा हम अर्ली एज में क्यों बोल रहे हैं सबको करने का। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा और आपका 2 दिन में या 2-3 हफ्ते में आपको ब्लॉकेज हो गया, अटैक आ गया, ऐसा नहीं होता। वो कोलेस्ट्रॉल जब लगातार बढ़ा रहता है बॉडी में, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव एक्सपोजर, मतलब धीरे धीरे करके क्यूमुलेट हो रहा है, क्यूमुलेटिव एक्सपोजर रहता है। जैसे हमने 18 साल में हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो अगर उस समय हम कंट्रोल कर लेते तो जो बीमारी हमें 50-60 में होने वाली हो सकता है, वो बाद में उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। क्योंकि लगातार अगर बढ़ा रहा कोलेस्ट्रॉल, जितने टाइम के लिए बढ़ा रहेगा उतनी जल्दी आपको प्रॉब्लम होगी। तो जितनी जल्दी हमें पता लगेगा उसको हम उतनी जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो जो क्यूमुलेटिव एक्सपोजर, लगातार जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा तो ज़्यादा जल्दी प्रॉब्लम चालू होगी। तो आज हम 18 साल में अब उसको सचेत हो जाएंगे तो हो सकता जब जाके हम अपना 50-60 साल में जो हमें अटैक आ रहा है, 40 साल में आ रहा है, तो वो हम प्रिवेंट कर पाएंगे। अगर आपने 45 में पहला कोलेस्ट्रॉल किया तो आपका कोलेस्ट्रॉल 18 साल से ही बढ़ गया था, तो आपने 25-30 साल तो बॉडी पहले डैमेज हो गई। गॉट माय पॉइंट? आप डैमेज तो पहले काफ़ी डैमेज हो चुकी है, ब्लॉकेज डेवलप होना चालू हो जाते हैं, भले ही आपको सिम्टम नहीं हो। हमें वो ट्राई करना है कि ब्लॉकेज पैदा ही ना हो, है ना। सिम्टम्स अगर आने लगे ब्लॉकेज के तो आप बहुत देर हो गई आप। तो अगर हम पहले ही सीढ़ी में उसको दुश्मन को मार देंगे तो ब्लॉकेज का संभावना ही कम हो जाएगी फिर। इसीलिए 18 साल का बोलते हैं सब। सर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सभी के जहन में आता है कि जिसको भी हम देखते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी बड़े सलाहकार हैं, वो स्मोकिंग का ज़रूर मना करते हैं। तो स्मोकिंग ऐसी, मतलब क्या, क्यों है रीज़न ये ब्लॉकेज की? हाँ, ये भी समझाते हैं। लोगों की आम धारणा की होती है कि स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर होता है। लोगों को लगता है कि आप देखोगे कैंसर ही होता है। आप सिनेमा हॉल में जाते हो, वहाँ भी ऐड आएगा तो उसमें सिर्फ कैंसर ही दिखाएंगे कि कैंसर बहुत बड़ा है और सब हो रहा है कि फैमिली बहुत। लेकिन हमें जानना पड़ेगा युवा वर्षों में जिसको कि 40 साल के सामने हार्ट का अटैक आता है, उसमें लगभग 70% स्मोकर्स होते हैं, 70-80%। तो स्मोकिंग युवावस्था में हार्ट अटैक का बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। क्यों करती है स्मोकिंग? इसके 2 वजह हैं। एक तो स्मोकिंग जब होता है उसमें जो निकोटीन होता है वो आपके ब्लड को गाढ़ा करता है। कोई भी चीज़ जब आपको ब्लड को गाढ़ा करेगी तो उसमें ठहराव लाएगी, और जहाँ ठहराव आएगा तो वहाँ ब्लॉकेज के सामने बढ़ जाएंगे। और दूसरा जो स्मोकिंग का जो धुआं होता है, जो निकोटीन होता है, तो उसकी जो हमारे हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं, उसकी जो परत होती है उसको वो खुदरा करता है। अब जो चीज़ खुदरी रहेगी वहाँ ठहराव के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस 2 तरीके से स्मोकिंग हमारे हार्ट के ब्लॉकेज की संभावना बढ़ाता है बहुत। सर इसको लेकर के गलतफहमियां क्या है, कोलेस्ट्रॉल को लेकर के लोगों की आम गलतफहमियां क्या क्या होती हैं? लोगों की एक तो आम गलतफहमियां होती हैं, उनको लगता है कि हमें जब सिम्टम्स है जब ही हमें कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना है। हमें तो कोई सिम्टम नहीं है तो हम क्यों कराएं कोलेस्ट्रॉल, क्यों इसमें चक्कर में पड़े हैं, लोगों को लगता है। तो
ये मैसेज आना बहुत ज़रूरी है कि साइलेंट किलर है, शांत हथियार अंदर ही अंदर आपको खोखला कर रहा है, दीमक की तरह है, पता नहीं लगता अंदर खोल के। तो आपको जितनी जल्दी दुश्मन को हम पहचानेंगे, समझेंगे, उतनी जल्दी उसको ध्वस्त कर सकते हैं। ये तो एक नंबर 1 हो गई। और नंबर 2 होती है कि लोगों को लगता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट बहुत महंगा है या फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल है बहुत खतरनाक चीज़, लेकिन इसका जानना बहुत ईजी है। आप लिपिड प्रोफाइल मुश्किल से 200-250 रुपये में हो जाता है। उसका इलाज भी बहुत ईजी है। तो लाइफ स्टाइल भी कर सकती हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ आती हैं स्टैटिन्स, वो भी आजकल बहुत कॉस्ट कम हो गया है। तो इलाज ईजी है, जानना बहुत ईजी है, बस ज़रूरत है जागरूकता की, जो कि बहुत कमी है इस कोलेस्ट्रॉल को लेके। सर सिविल स्कोर क्या होता है? ये एक मुहिम सिप्ला कंपनी की तरफ से चालू करी गई है, कोलेस्ट्रॉल इन्वेस्टिगेशन फॉर दिल, सिडिल। इस मुहिम के थ्रू हम सभी को बोलते हैं कि जो भी 18 साल के ऊपर हो गए हैं, आप अपना कोलेस्ट्रॉल कराइए, कोलेस्ट्रॉल स्कोर जानिए, और जो आपकी रिपोर्ट आए तो वो डॉक्टर से डिस्कस करिए। तो अगर आपकी वैल्यूज़ अगर लिमिट के बाहर आ रही हैं, तो आप उसको कम करने के उपाय डिस्कस करिए और उपाय को लागू करिए। तो इस सिडिल नाम से एक प्रमोशन किया जा रहा है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो कोलेस्ट्रॉल को लेके। तो सिविल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना कि हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। लोगों में जागरूकता पैदा करना कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू जानिए। यू शुड नो योर नंबर्स, हम लोग बोलते हैं। आपके नंबर्स जानिए, आपके नंबर्स कितने हैं, क्योंकि जब आप नंबर्स को जानेंगे, जब ही हम उसको अपने कंट्रोल करने में ज़्यादा सहायक होंगे। हाँ, देखिए, अब हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल कई तरीके के होते हैं। सबसे जो खतरनाक होता है कि LDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दूसरा होता है हाई HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और थर्ड कोलेस्ट्रॉल होता है ट्राइग्लिसराइड्स। और इन तीनों की जब वैल्यू हम करते हैं मिला के, तो होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो ये 4 वैल्यूज़ आपको सिडिल स्कोर के थ्रू पता लगाना जरूरी है कि हमारा कितना है। और इसके कट ऑफ्स होते हैं यूजुअली। हम बोलते हैं अगर जिसको एक आम आदमी हो, जैसे कि 18-20 साल का लड़का है, इसको कोई सिम्टम्स नहीं है, उसमें LDL का कट ऑफ हम 100 से कम मानते हैं। उसका 100 से कम होना चाहिए। आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए। आपका ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से कम होना चाहिए। और HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको हम बोलते हैं कम से कम 50 या 55 से ऊपर ज़्यादा हो। तो ये वैल्यूज़ आप जानिए इनको और उनको नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करें। सर आम जीवन में हम क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके सेवन से इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं या बच सकते हैं? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में होता है तो 2 तरीके से होता है। एक होता है कि आपने खाया कितना, एक्सट्रिंसिक सोर्स कितना है, खाने पीने से कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और दूसरा होता है बॉडी अंदर से प्रोड्यूस करती है, इंट्रिंसिक प्रोडक्शन होता है लिवर के थ्रू। लिवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसमें बोलते हैं HMG को रिडक्टेस एंजाइम होता है। वो जब एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिक कई बार, तो वो लिवर ऑटोमेटिक प्रोड्यूस करने लगती है। ये तो इंट्रिंसिक प्रोडक्शन। तो उसके लिए तो फिर अपन को दवाई से उसको लिवर के एंजाइम को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ अपने हाथ में, जो एक्सट्रिंसिक, जो अपन खाते हैं, एक्स्ट्रा खाते हैं, सैचुरेटेड फैट्स खाते हो आप, ट्रांस फैट्स जो ज़्यादा खाते हैं, तो जो एक्सट्रिंसिक जो हम खाते हैं ज़्यादा फूड हैं, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत बढ़ सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम डेली लें थोड़ा थोड़ा करके कि ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी? पहले हम क्या ना लें, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सैचुरेटेड फैट्स को हमें अवॉइड करना है। और ट्रांस फैट्स मैंने बताया कि जो भी अपन री-ऑयलिंग से करते हैं, और जो पैक्ड फूड होता है और फास्ट फूड होता है, उसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांस फैट से LDL कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी बढ़ता है, तो वो अवॉइड करना है। सैचुरेटेड फैट्स सेकंड नंबर पे आते हैं। सैचुरेटेड फैट्स होता है जैसे एग का येलो पोर्शन हो गया, बटर, घी, ये सब हो गया, तो ये सैचुरेटेड फैट्स में आते हैं। ये दोनों बैड होते हैं। अच्छे फैट्स भी होते हैं। अच्छे फैट्स होते हैं, इसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। ये जैसे मिलते हैं जहाँ पर अखरोट, बादाम ये लोग खाते हैं अपन, या फिश खाते हैं, तो ये इस तरह के जो होते हैं उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल, उससे HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो वो एक अच्छा माना जाता है। तो जब हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है HDL वाला आपको, तो वो LDL को कम करने में हेल्प करता है। तो जाना जरूरी कौन से फैट्स बैड हैं, कौन से फैट्स अच्छे हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपना डाइट का चुनना चाहिए, मैं तो कहूँगा। सर बीते कुछ दिनों में कुछ लोग ऐसे भी हमें दिखे हैं जो एकदम फिट दिख रहे हैं, बॉडी बिल्डर हैं, जिम विम जा रहे हैं। कई तो जिम में ट्रेडमिल पे ही उन्हें हार्ट अटैक आया सडनली और बिल्कुल सही बात है। वो प्यारे हो गए। तो अब जो लोग एकदम फिट हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या रीज़न? देखिए, जो आपने देखा है कि जिम में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो सब, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हार्ट अटैक आएगा कि नहीं, ये आपकी फिजिकल फिटनेस से गवर नहीं करता, आपके अंदर की मेटाबॉलिक फिटनेस कैसी है। ऊपर से भले ही आप स्वस्थ लग रहे हो, लेकिन अगर आपने अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराया,
आपने अपना ब्लड शुगर चेक नहीं कराया, हो सकता है आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है आप स्मोकिंग ले रहे हो सकता है आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स ले रहे हो। तो ये अगर आप लोगे तो आपकी मेटाबॉलिक फिटनेस खराब रहेगी। ऊपर से भले ही आप स्वस्थ दिखते हो कि आपके डोले शोले रहेंगे, बॉडी ठीक रहेगी, लेकिन अंदर से आपने हार्ट का ख्याल नहीं रखा। आपको अटैक आएगा कि नहीं वो आपके अंदर की फिटनेस पे डिपेंड करता है, ना कि आपकी शारीरिक खूबसूरती पे। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी कार चल रही, कार आपने ली, आपने ऊपर से तो बहुत अच्छा करा, ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग करा, चमचमाते रहे, लेकिन अंदर आपने इंजन की सर्विसिंग नहीं कराई उसकी। तो कार का चलना ऊपर की से डिपेंड नहीं करता, आपके अंदर का इंजन कैसा है। उसी तरह हार्ट अटैक आना आपके अंदर की मेटाबॉलिक फिटनेस कैसी है उस पर डिपेंड करता है, ना कि आपकी ऊपर शारीरिक खूबसूरती। तो कई लोग जो फिट भी होते हैं और जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, उनकी एक मेंटालिटी ये भी बन जाती है कि अरे हम जो भी खाना है खाओ, जो भी पीना है पियो, स्मोकिंग भी करो, शराब भी पियो, और आप तो सुबह जिम जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसी चीज गलत फहमी के लिए बिल्कुल। उन लोगों को आप क्या कहना तो मैंने आपसे कहा कि आपकी सिर्फ एक एस्पेक्ट को आपने कंट्रोल कर लिया कि भैया हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक का, तो वो तो आपने कंट्रोल कर लिया कि हमने एक्सरसाइज कम करना है। लेकिन सिर्फ एक एक्सरसाइज एक रिस्क फैक्टर कंट्रोल करने से आप हार्ट अटैक से नहीं बच सकते। आपने एक एक्सरसाइज अच्छा करना अच्छी बात, लेकिन आप साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं, आपने अब ट्रांस फैट ज़्यादा ले रहे हैं, आपको हो सकता है आपको ब्लड शुगर बढ़ गया हो, आपका कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो सिर्फ एक रिस्क फैक्टर से गाड़ी चारों पहिए से चलती है। आपने एक पहिया का सही रखा, बाकी तीनों पहियों को ध्यान नहीं दिया, तो गाड़ी कभी भी रुक सकती है। तो जब तक आप सभी एस्पेक्ट को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर आप कभी भी आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे बूढ़े जवान सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखें, इसको मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से एक संदेश अपने सभी श्रोताओं को देना चाहूँगा कि दो फेफड़े, दो गुर्दे, दो आँखें और दिल बेचारा एक, उसका ख्याल करके तो देख। छोड़ दे बीड़ी सिगरेट का नशा, कर देगी खराब ये दिल की दशा। थोड़ा वॉकिंग कर लो, थोड़ा वजन घटा लो, अपने ही दिल पे थोड़ा तरस तो खा लो। फास्ट फूड और फैट को कम करो प्यारों, वेजिटेबल और फ्रूट से जुड़ो ज़्यादा यारों। शुगर और बीपी का तुम रखो कंट्रोल, और बढ़ने न दो अपना कोलेस्ट्रॉल। सो इन सब बातों का जो रखे ख्याल, उसका दिल रहे जवान सालों साल सालों साल। क्या बात है सर। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर पंकज मनोरिया सर, और आज बहुत अच्छी बातें हमने सर से की, बहुत सारे क्वेश्चन सर से किए, काफ़ी सारे सवाल थे जहन में कोलेस्ट्रॉल को लेके, और जितने भी चीज़ें आज हमने जानी सर से, ये वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़रूरी है शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये बात, ये संदेश, ये बातें पहुंचना और भी लोगों तक बेहद ज़रूरी है। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में किसी नए पॉडकास्ट के साथ। शुक्रिया।